नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार श्रृंखला क्लास 6 बोल पा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का चैप्टर नंबर 45 पढ़ेंगे, अध्याय 45 स्वराज के लिए संघर्ष। तो आपका जो है फ्रीडम के लिए, स्वराज के लिए संघर्ष जो हुआ, स्ट्रगल हुआ, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा वो गरम दल और नरम दल से स्टार्ट होगा, गरम दल और नरम दल से। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं। तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों एवं नए नेताओं का उदय हुआ और ये नेता तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की अनुनय विनय की नीति के विरुद्ध थे तथा ब्रिटिश सरकार के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जनता में संघर्ष एवं देश प्रेम की भावना जागृत की थी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों एवं नए नेताओं का उदय हुआ और ये नेता तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की अनुनय विनय की नीति के विरोध थे तथा ब्रिटिश सरकार के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार से केवल जो है अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जनता में संघर्ष एवं देश प्रेम की भावना जागृत की। वंदे मातरम संपूर्ण जो है वंदे मातरम संपूर्ण देश में राष्ट्रगीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और इसने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को व्यक्त किया था। तो वंदे मातरम जो है संपूर्ण देश में राष्ट्रगीत के रूप में लोकप्रिय हो गया और यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और इसने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को व्यक्त किया था। ठीक है। नए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। ये सभी गरम दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो नए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष प्रमुख थे। ये सभी गरम दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य नेता नरम दल के नेता कहलाए। तो कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता नरम दल के नेता कहलाए। ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ता गया। उस समय आपका जो है विश्व की घटनाओं का प्रभाव भी पड़ रहा था। तो 1896 ईस्वी में इटली की इथियोपियाई जनता के हाथों हाथ एक यूरोपियाई देशों की प्रजा से भारतीयों को प्रसन्नता हुई। तो 1896 ईस्वी में इटली की इथियोपियाई जनता के हाथों हाथ एक यूरोपीय देश की प्रजा से भारतीयों को प्रसन्नता हुई। इटली की प्रजा के करीब 10 साल बाद करीब 10 साल बाद 1905 ईस्वी के एक युद्ध में जापान ने रूस को पराजित किया था। तो इटली की प्रजा के करीब 10 साल बाद 1905 ईस्वी के एक युद्ध में जापान ने रूस को पराजित किया। यह पहला मौका था जब एक एशियाई देश ने एक यूरोपीय देश को युद्ध में पराजित किया था। जापान की विजय का भारतीय राष्ट्रवादियों पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ती गई। तो जापान की विजय का भारतीय राष्ट्रवादियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति जो है भारतीय जनता की घृणा बढ़ती गई। और 1905 ईस्वी में रूस में एक क्रांति हुई। उन दिनों रूस पर एक निरंकुश बादशाह का शासन था और जनता अधिकारों से वंचित थी। 1905 ईस्वी में रूस में एक क्रांति हुई और उन दिनों रूस पर एक निरंकुश बादशाह का शासन था और जनता अधिकारों से वंचित थी। रूसी जनता शासक के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। तो रूसी जनता शासक के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। क्रांति को हालांकि कुचल दिया गया, परंतु इसने विदेशी शासन में कष्ट झेल रही भारतीय जनता को प्रेरणा दी। ठीक है, तो रूसी जनता जो है शासक के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। क्रांति को हालांकि कुचल दिया गया, परंतु इसने विदेशी शासन में कष्ट झेल रही भारतीय जनता को प्रेरणा दी। आयरलैंड की जनता ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो आयरलैंड की जनता ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टॉपिक बंगाल का विभाजन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है जिसमें संपूर्ण बिहार और उड़ीसा, वर्तमान के उड़ीसा शामिल थे।
उसमें बंगाल की आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी और ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन है, इसलिए इसका विभाजन आवश्यक माना गया था। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएंगे। तो बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था और ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएंगे। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ। ठीक है, इसको देखते क्या है। तो बंगाल विभाजन 1905 में एक आपका पश्चिमी बंगाल बना, एक आपका पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में आपका जो क्षेत्र आया वो आपका बंगाल, आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र आया। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र और इधर आपका जो पश्चिमी बंगाल में जो है हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थी। ठीक है, एक मिनट। तो आपका जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था इधर। और पूर्वी बंगाल में आपका जो इलाका है वो आपका पूर्वी बंगाल, जबकि बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश और आपका असम, मतलब कि आज का पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो ये आपका पूरा इलाका पूर्वी बंगाल में आ गया था। ठीक है, और इधर आपका जो है मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ये आपका इलाका जो था मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल और आपका असम, तो बांग्लादेश और असम। ठीक है, ये आपका जो है विभाजन का था। ठीक है, विभाजन का ये लाइन था। ठीक है, ये आपका ऐसे विभाजन होता। ठीक है, और ये आपका जो था पूरा बंगाल था। ये आपका जो था ये आपका पूरा बंगाल था इधर। ठीक है, इसी को आधा आधा बांटना था। तो ये आपका देखिए, इधर आपका पूर्वी बंगाल है, ये आपका पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, ये आपका पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। इधर आपका जो है हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है और इधर आपका जो है मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, इधर आपका जो है पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका होता और पश्चिमी बंगाल का राजधानी कलकत्ता होता। ठीक है, ये आपका है। इधर आपका जो है, इधर आपका पूरा चला जाएगा बिहार तक, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह सब कुछ मिलते हुए। ठीक है, ये आपका पश्चिमी बंगाल, ये आपका उड़ीसा, इधर आपका जो है पूर्वी बंगाल, ढाका, उधर बांग्लादेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, त्रिपुरा, ये सब, ये पूरा आपका इलाका हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करना था। वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए यह उनके हित में होगा। तो अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करना था। वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए यह उनके हित में होगा। अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। तो अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और इसी बैठक में जो है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में करजन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसके विरोध में हुए आंदोलन को बंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 में करजन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसके विरोध में हुए आंदोलन को बंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्से को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार पूर्वी बंगाल और असम बंगाल का नया प्रांत बनाया गया। तो विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्से को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार पूर्वी बंगाल और असम बंगाल का नया प्रांत बन गया। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में करजन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसके विरोध में हुए आंदोलन को बंग विरोधी आंदोलन का नाम दिया जाता है। विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में रोज की लहर दौड़ गई। विभिन्न शहरों में बड़ी सभाएं और तीव्र प्रदर्शन हुए। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला।
तो गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है। विभाजन का दिन अर्थात 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया और संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। तो विभाजन का दिन अर्थात 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के दौरान संघर्ष के नए तरीके अपनाए गए और उन तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य भी पहले की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी हो गए। तो बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के दौरान संघर्ष के नए तरीके अपनाए गए। उन तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य भी पहले की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या था? तो स्वदेशी का अर्थ है संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। तो स्वदेशी का अर्थ है संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों का बढ़ावा मिलता है तथा राष्ट्र मजबूत बनता है। यह देशभक्ति बढ़ाने का एक प्रभावकारी तरीका था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा दिया गया। प्रारंभ किया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर देश के तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोग समूह बनाकर दुकानों पर जाते और दुकानदारों से विदेशी सामान न बेचने का अनुरोध करते हैं। वे दुकानों के बाहर खड़े रहकर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने का आग्रह करते हैं। इस आंदोलन में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस आंदोलन में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण अदा की। उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और लोगों का प्रेरित किया कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करें। तो उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करें। सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए। तो सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए। अनेक विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में से निकाल दिया गया और कई विद्यार्थियों को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल विदेशी सामान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब स्वदेशी का अर्थ अब उस सब से हो गया था जो भारतीय हैं तथा बहिष्कार का अर्थ उस सब से हो गया जिसका संबंध ब्रिटिश शासन से है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य। तो कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य क्या था? तो गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। तो गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। वाराणसी में 1955 में 5 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह गोखले थे। इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु नरम दल और गरम दल के में मतभेद कायम रहे। नरम दल वालों का मत था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन तरीकों का प्रयोग सदैव किया जाए। गरम दल के नेताओं का विश्वास था कि बहिष्कार को व्यापक बनाना आवश्यक है। उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने और देशभक्ति को उभारने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं शुरू करने पर जोर दिया। गरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। तो गरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। कलकत्ता में 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। तो कलकत्ता में 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। उस समय दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है।
एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज का अर्थ था ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना, परंतु गर्म दल और नरम दल एकजुट नहीं रह सके और सूरत में 1907 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों में संघर्ष हुआ। तो स्वराज का अर्थ था ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना, परंतु गर्म दल और नरम दल एकजुट नहीं रह सके और सूरत में 1907 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों में संघर्ष हुआ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो उसमें देखिए क्या हुआ। तो यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को तापी नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी व गर्मपंथियों में विभाजित हुई। तो यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को तापी नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी व गर्मपंथियों में विभाजित हुई। विवाद का केंद्र रास बिहारी घोष थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। जब विवाद का केंद्र रास बिहारी घोष थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन लिए जाने के बावजूद गर्म दल के विचार देश भर में फैलने लगे। गर्म दल का अधिक दमन होने लगा। परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा निर्वासित कर दिया गया। बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया और 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा निर्वासित कर दिया गया। तो बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया और 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा निर्वासित कर दिया गया। चिदम्बरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो चिदम्बरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। सरकारी दमन का जनता ने कड़ा मुकाबला किया। और बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल की है। तो सरकारी दमन का जनता ने कड़ा मुकाबला किया और बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल की है। तो आज का वीडियो आपका यही रहेगा। कल हम आपका फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, मौर्य मिंटू सुधार से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर मौर्य मिंटू सुधार। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।